सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। और मंजू कैसी हैं आप? बस एकदम बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। आज के विषयों के बारे में बता दें? हाँ बिल्कुल बताइए। कई हमारे जो साथी हैं वो लिख रहे हैं कि बड़े रोचक विषय हैं, और एक विषय के बारे में तो उन्होंने ये भी लिखा है कि बातें हल्की फुल्की, इसमें आपने अपनी ऑक्सीजन अपने साथ, इसका मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आया। खैर हम समझाएंगे इसका मतलब। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, ये एक आज का विषय है। और दूसरा जो विषय है वो है खुली रखे बातचीत की खिड़कियां। हाँ। और फिर है सुरक्षित इंटरनेट जो दिवस है वो हम मना रहे हैं, उसके बारे में बताएं। और भारतीय विरासत स्थल में आज हम हम्पी की सैर आपको करवाने वाले हैं। अब बता दें कि ये अपनी ऑक्सीजन अपने साथ, इसका मतलब क्या है, ताकि हमारे श्रोता जल्दी से अपने कमेंट लिख सकें। देखिए जैसा कि हमारा ये जो विषय है बातें हल्की फुल्की, यानी इसमें एकदम हल्की फुल्की बात होगी। जैसे कि आप कहीं आपने कुछ अलग सा कुछ देखा है, और आपको लगता है कि हाँ ये जो चीजें बड़ी पसंद आई, इस विषय पर हमें बात करना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ ये कि मेरे घर के सामने एक ऑटो रिक्शा आकर के रुकी। वैसे तो ऑटो रिक्शा हम सभी देखते ही हैं, दिन रात आती जाती देखते हैं, लेकिन वो कुछ अलग थी। अब अलग इन मायनों में थी कि उस ऑटो के अंदर 6 से 7 पौधे लगे हुए थे, छोटे छोटे गमले में ना, छोटे छोटे गमले उन्होंने लगा रखे थे, और गमलों में छोटे छोटे पौधे थे। ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन अच्छी तरह से छोड़ते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं ना, हम घर के अंदर रखते हैं और वो अच्छी ऑक्सीजन देते हैं हमें। और उसी के साथ एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी, और पानी का घड़ा भी था आपने कहा, और पानी का छोटा सा एक घड़ा भी लगा रखा। तो बात करने में पता चला कि नहीं, वो बोतल का पानी नहीं पीते, वो घड़े का पानी पीते हैं। और यहाँ तक कि अगर पैसेंजर भी चाहे तो उसमें जो छोटा सा नल लगा हुआ है उसकी सहायता से पानी लेकर के पी सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो ये सब देख करके मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, और खुशी भी हुई। और मैं सोचने पर मजबूर भी हो गई कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि हम हमेशा शिकायत करते हैं प्रकृति से, भगवान से, समय से, है ना। ओहो बाहर निकलो कितना प्रदूषण है, हे भगवान, हम ये शिकायत करते हैं। लेकिन हमने क्या प्रयास किया ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा उसका संग्रहण करने के लिए हमने आसपास के वातावरण को क्या ऑक्सीजन युक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो ये हमने कभी नहीं सोचा। तो आज हल्की फुल्की बातों में हम यही आपसे चाहते हैं कि आप वो पल लिखें जब आपने ऐसा कोई काम किया, किसी भी तरह से, किसी भी पेड़ पौधे के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से आपने ऑक्सीजन खुद भी साथ लेके चलिए, किसी अन्य के लिए उसकी व्यवस्था की है। है ना। बिल्कुल। तो घर के आसपास अगर थोड़ी सी इस तरह की व्यवस्थाएं कर दे तो कम से कम हम अपने हिस्से की ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं प्रकृति से, अगर उतना भी देने का हम प्रयास करें तो हम बड़ी बात है। और हम जैसे कि कहा जाता है कि एक पेड़ हम लगाएं जिंदगी में, लेकिन बहुत से लोग हैं हम में से जो नहीं ऐसा कुछ करते, लगाने का सोचते भी नहीं है। पेड़ की बात तो बहुत दूर की बात है मंदाकिनी जी, लेकिन ये जो छोटा सा प्रयास है, देखिए ये तो एक प्रयास है। एक बात बता रही हूँ कि सरकारी उसमें कहा जाता है एक पेड़ तो आप अवश्य जिंदगी में, हम भी कहते हैं अपने आकाशवाणी के जरिए कि जिंदगी में एक पौधा या एक पेड़, जो पौधा बाद में पेड़ बनने वाला है, वो अवश्य लगाएं। लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से अब देखिए कोई सोच सकता है कि ऑटो रिक्शा के अंदर पौधे लगे होंगे, व्यवस्थाएं होंगी, उन्होंने किस तरह से छोटे छोटे जो गमले खरीदे हैं उनमें पौधे लगाए हैं, पानी के लिए घड़ा रखा है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही प्रयासों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ऑक्सीजन जो उत्सर्जित होने वाले जो पौधे हैं, या वैसे तो सभी पौधे देते हैं, लेकिन ऐसे विशेष कोई प्रयास अगर आपने किए हो तो ये हमें बताइएगा। या आपके सामने भी ऐसा कोई उदाहरण आया हो, जैसे आज आप बता रही हैं एक उदाहरण, तो इस तरह का कोई उदाहरण आपके सामने रहा हो तो उसका जिक्र हमें करिएगा और हम उसका इंतजार करेंगे। और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस की। आज एक खास दिन है ये।
बिल्कुल। तो प्रतिवर्ष ये दिन 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर महिला छात्रों का नामांकन प्राकृतिक विज्ञान, ICT, गणित, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में विशेष रूप से कम है। इसी कमी को पूरा करना ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। बिल्कुल, युवा लड़कियां जो है उनकी शिक्षा में सहायता करना है, उन्हें अवसर देना है। महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण यानी पूरी तरह से और समान पहुंच हो, उनको समान भागीदारी मिले, इन सभी बातों को मनाने का उद्देश्य होता है आज के इस खास दिवस पर। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य लैंगिक समानता हासिल करते हुए विज्ञान को बढ़ावा देना है। विज्ञान में लैंगिक समानता सभी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके बहुत सारे जब आविष्कार होते हैं उसी से हमारा जीवन सरल बनता है। और जीवन के हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि विज्ञान का हस्तक्षेप है। अब अगर समान रूप से स्त्री और पुरुष इस विषय की पढ़ाई करेंगे, इस क्षेत्र में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, नई नई खोज करेंगे, तो हमें और भी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। लेकिन ऐसा है, मैं ये भी समझती हूँ मंजू की महिलाएं अब साइंस की ओर बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत महिला वैज्ञानिक हमारे देश में हैं। और बहुत से ऐसे नाम हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। तो महिला और लड़कियों की जो वैज्ञानिक कैरियर बनाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन जो बाधाएं हैं या जो पूर्वाग्रह हैं कि अरे लड़कियां क्या साइंस पढ़ेगी, उन्हें तो आर्ट्स ले लेनी चाहिए, बिल्कुल, इस तरह की जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें अब लगभग तोड़ दिया गया है और लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो इस अंतर को पाटने के लिए, ये जो रूढ़िवादिता है हमारे भीतर, उसको खत्म करने के लिए और खासतौर से लड़कियों को प्रेरित करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा साइंस की ओर, विज्ञान की ओर खींचा जा सके। बिल्कुल सही कहा। और दुनिया भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में सभी स्तर पर पिछले कई सालों में जेंडर के आधार पर काफी अंतर हालांकि हुआ है। हालांकि महिलाओं ने उच्च शिक्षा में अपनी भागीदारी भी बढ़ाई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। लेकिन देखिए, ऐसा है ना मंजू, पढ़ाई का तो अंत नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, आगे से आगे पढ़ाई और आपको मिलती जाएगी। अंतहीन सफर है ये। बिल्कुल। फिर विज्ञान की अगर बात करते हैं तो विज्ञान तो फिर अंतहीन एक समंदर है, आप उसकी था नहीं पा सकते, लेकिन अपनी यात्रा जारी आपको रखनी चाहिए। हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, भाई इनसे हमारी आधी आबादी बनती है, फिर भी इनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना ही चाहिए। किंतु विज्ञान में इनके अंतर्राष्ट्रीय दिवस का तात्पर्य ये है कि अब सच में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिलाएं। विज्ञान अपने आप में ही एक आविष्कारक अनोखा विषय है और उनके योगदान वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में हो भी रहे हैं। तो यह उनके बौद्धिक क्षमता का उन्नयन है। विज्ञान के भी विविध क्षेत्र हैं, इसलिए अपनी रुचि के अनुसार उनके चयन पर इस क्षेत्र की पराकाष्ठा तक पहुंचे तो कोई आश्चर्य नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि एडिसन या आइंस्टाइन नहीं हो जाते सभी, लेकिन जहां लगन है वहां कुछ भी असंभव नहीं है। फिर हमारे यहाँ तो बहुत सी चीजें वो बताते हैं कि साइंस के कितने प्रयोग हमारे देश में होते रहे हैं। बिल्कुल। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिवस केवल एक जागरूकता नहीं है, बल्कि ये विज्ञान में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए ये दिन महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने पर केंद्रित है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विज्ञान में लड़कियों को दिए गए जो दिवस दिया है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भी हम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़े। हालांकि अब विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी जगह नहीं बची जहां लड़कियां और महिलाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन ये देखने के बाद भी हम एक क्षेत्र में लड़की और महिलाओं को आगे हम बढ़ाना नहीं चाहते और उन्हें स्टेटस मतलब नहीं देना चाहते। लेकिन मैं माता पिता से कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बच्चियां इस क्षेत्र में रुचि रखती हैं तो उन्हें जरूर आगे बढ़ने दें, उन्हें दूर न करें, उनके सपनों को पूरा करें। यही तो है इस दिवस का उद्देश्य। और महिलाओं ने भी विज्ञान के क्षेत्र में काफी हद तक उपलब्धियां हासिल कर ली है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती। अब हमें गानों से भी दूर नहीं रहना चाहिए। बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई
धड़काता, आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में खिलता गाता, आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता, आया कोई। सपनों के जाल रंगी ख्याल देके हिचकोले कहे आंखें ना खोल, दिल की ये बात, दिल का ये राज, जाने ना जाने कोई तू कुछ ना बोल, आँखों से इशारों से सब कुछ समझाता, आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में खिलता गाता, आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता, आया कोई। छाया है आज रिमझिम का रात, फिर भी है मेरे दिल को उतना ही गम, सखियों से दूर, अपनों से दूर, किसे है खबर कल कहाँ होंगे हम, उलझन की दीवारों से दिल को टकराता, आया कोई, आया कोई, आया कोई। गाना हमने सुन लिया मंदाकिनी जी, और कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। हाँ। अंतराल का समय पूरा हो चुका है और एक खिड़की खुल चुकी है छोटी सी जो बातचीत खिड़की से हम फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो पहले कर देते हैं हेलो 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 हेलो। जी हाँ बिल्कुल। हाँ। ये हेलो हेलो हाय या फिर नमस्कार या प्रणाम ये करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चाहे कोई इसके महत्व को समझे या ना समझे, लेकिन चाहे हम विज्ञान की बात करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें या अपने लोगों से मिली हुई सीख की बात करें, तो सभी का ये कहना है कि बातचीत का जरिया चालू रखना या बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप कितनी भी प्रगति कर जाएं, साइंस में कितनी भी उन्नति कर ले हमारा देश, लेकिन अगर हम इंसान एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है। हाँ, है कहते भी ना कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना, अपनों के बिना, बातचीत के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सबसे मिलजुल के रहें, सबसे बात करें, और अगर किसी से नाराजगी हो भी, अव्वल तो नाराजगी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो अपना जो बातचीत का सिलसिला है उसे हमेशा चालू रखें, जारी रखें। बिल्कुल। तो यही है कि नाराजगी कितनी भी हो मगर लोगों से बातचीत कभी भी बंद ना करें। आखिर बात करने से ही बिगड़ी हुई बात बनती है, और कहते भी हैं कि किसी भी समस्या का हल जो है वो बातचीत से निकाला जा सकता है, बशर्ते आपकी जो कोशिश है वो सही दिशा में हो। हाँ, आप कुतर्क करेंगे तो गलत होगा, आप तर्क करिए।
उसका हल निकालिए तर्कों से, लेकिन अगर आप कुतर्क करते हैं तो वो बातचीत भी बेकार है। रिश्तों में अगर बातचीत की खिड़कियों को खुला रखेंगे तो आपके जो प्रेम के दरवाजे हैं वो कभी बंद नहीं होते। एक तो रिश्ता अगर पति पत्नी का है तो हर मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए, बड़ी समझदारी से बात होनी चाहिए, ताकि रिश्ते में किसी गलतफहमी का या मनमुटाव का कोई स्थान न रहे। और इसके अलावा भाई बहन के रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते हैं, अन्य रिश्तेदारों से हमारे जो भी रिश्ते हैं उनमें आपसी सामंजस्य और समझदारी होना बेहद जरूरी है। दोस्ती का रिश्ता है, सहकर्मी का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है, इन सब में भी बातचीत है ना बहुत जरूरी है। पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध होना जरूरी है। और मंजू, सबसे बड़ी बात कि जब तक हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे ना, हम बात कर नहीं सकते। एक्चुअली वो होता क्या है, हमारे भीतर किसी के लिए अगर सम्मान नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो हम अपने आप को वैसा बना ही नहीं पाते जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं जिस तरह का। तो पहली बात कि मेरे मन में आपके लिए सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तब जाकर मैं आपसे बातचीत करने के स्तर तक पहुंच सकती हूँ। अगर वो नहीं है तो आप नहीं बात करते हैं। फिर और बातचीत का विषय क्या है ना, ये भी बहुत महत्व रखता है। ऐसा नहीं कि बातचीत करने का ये मतलब कि आज आपने इसकी बुराई की, उसकी बुराई करी। मतलब बातचीत का मतलब ये होता है कि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझे, अगर उसे सामने वाले को कोई परेशानी है तो बातचीत के द्वारा उनकी परेशानी को दूर किया जा सकता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को छुपाने की आदत होती है कि नहीं मैं अपनी परेशानी बताऊंगा, बताकर क्यों सामने वाले को परेशान करूं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि बातों ही बातों में हम उनको कुछ इतना कंफर्टेबल कर दें या इतना आरामदायक बना दें कि वो अपनी परेशानी को बता सके। लेकिन एक बात और है, कई बार लोग इस आड़ में आपकी परेशानी जान लेते हैं और फिर आपका साथ नहीं देते हैं। ऐसे लोग भी हैं, तो थोड़ा सावधान रहें कि आप अपनी परेशानी बता रहे हैं, उस व्यक्ति को बताइए जो सचमुच आपके साथ हो, है ना। ऐसा ना हो कि वो आपकी कमजोरियों का फिर फायदा उठाने लगे। तो आमतौर पर क्या होता है कि आजकल हर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो गया है, क्योंकि उसकी जीवन शैली ऐसी हो गई है। साथ ही लोग बातचीत की जो अहमियत है उसको अब कम आंकने लगे। एक तो मोबाइल ने हमें बिल्कुल वो कर दिया है, बातचीत से बंद, हम अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि बस हम अपना मोबाइल देख रहे हैं ना, बस सारे जहान की जानकारी, हमारा मोबाइल, सारे जहान की जानकारी हमें मिल गई है। अब किसी से बात करने की आवश्यकता बची ही क्या है। देखिए, एक समय में ये नारा होता था, हम दो हमारे दो, ठीक है, परिवार नियोजन का। और अब हो गया है हम, मैं और मेरा मोबाइल। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान को अकेलेपन की ओर ले जा रही हैं। आपसे रिश्तों में टकराहट हो रही है, आपसे रिश्तों में दूरी हो रही है। हम ऐसा समझते हैं कि हम कम बोलकर बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अगर घर में रहकर भी आप सहज नहीं हैं, असहज हैं, आप आपस में बात नहीं करते हैं, बात का जवाब ढंग से नहीं दे पाते हैं, या आपके पास बात करने की विषय ही नहीं है, तो फिर आप किस रूप में समाज को क्या दे पाएंगे? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो परिवार में, पड़ोस में, ऑफिस में, समाज में जब भी आप जाते हैं, आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, कमजोर नहीं बनाइए। और जीवन में लोगों से संबंधों को सही तरीके से चलाने के लिए आप एक तरह कहते हैं ना, ये ईंधन है। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को ऊष्मा देते हैं। जैसे कि भूख लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे विचारों के प्रवाह के लिए या फिर हमारे दिल को हल्का करने के लिए बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि सभी विषय रोचक हैं, पर आज एक विषय बेहद रोचक और ज्वलंत लगा, वो है खुली रखें खिड़कियां बातचीत के लिए। खिड़की खुला रखने से क्या होगा? जब कोई खिड़की की तरफ कोई झांकता नहीं है और आप खुली खिड़की पर हसरत भरी निगाह डाल के देखती रह जाएंगी, आंखें थक जाएंगी, क्योंकि उनकी नजर तो मोबाइल पर है। बहुत हुआ अगर आमना सामना हो गया तो सॉरी, मेरा ध्यान इधर यानी फोन पर था, कहा हंसते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब खिड़की नहीं, व्हाट्सएप, फोन पर ऑनलाइन रहिए, बात नहीं होगी, चैटिंग तो हो जाती है। ये भी मैंने हल्की फुल्की बात यानी कि मजाकिया लहजे में ही लिखा है। मैं आपके विषय प्रसंग समझ गई, किसी के संबंध एकदम से खत्म मत कीजिए, थोड़ी बातचीत की गुंजाइश बनी रहे तो फिर वही बात की हम तो चाहेंगे अगला चाहे तो बात की गाड़ी आगे बढ़े, और इस पर आप सभी की बातें सुनूंगी। ऐसी कई बातें। नहीं, इन्होंने बहुत सही लिखा है। इनका कहना सही है, आपने मजाक में भले लिखा होगा, लेकिन आपकी बात बहुत गंभीर है कि आपने अपने दिल की दिमाग की खिड़की खोल रखी है, तो क्या सामने वाले ने नहीं खोल रखी? सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता, तो ऐसे इंसान से बात मत कीजिए ना। बात करने के लिए वही साथी चुनिए जो आपकी भावनाओं की कदर करता हो, आपको समझता हो। लेकिन वो सामने वाला जो केवल मोबाइल में डूबा हो, उसे भी इस बात की अहमियत को समझना होगा
होगा। लेकिन अगर मंजू कोई नहीं समझे इस बात को तो आप कैसे समझा सकते हैं? कहते हैं ना कि दुनिया को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लिया जाए। आप अपना रास्ता बदल लें कि हम ये व्यक्ति हमसे बात नहीं करना चाहता, ना सही, नहीं मिलते होंगे विचार, आप दूसरा व्यक्ति ढूंढिए। दुनिया में कमी नहीं है इंसानों की, बात करने वालों की कमी नहीं है, आपके सुख दुख सुनने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते आपकी दिमाग की खिड़की जो है वो खुली रहनी चाहिए और आपकी नजर रहनी चाहिए लोगों पर। तो निराश मत होइए कि आपने खिड़की खोली लेकिन सामने वाले ने आप पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसका ध्यान आप पर जाएगा। बिल्कुल। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि खिड़की जो बंद रहती, ऐसी बात मन की बातचीत की खिड़की के लिए मना है, जो दिल का हाल बहारदार लिखना होगा शायद है ना, बहारदार बनवा देती है। बातचीत की खिड़कियां खुली रखने से विचारों को आदान प्रदान, जानकारियां, चर्चा तथा भावनाओं की उपयुक्त खुशबूदार हवा की लहरें तन मन को उत्साहित बना देती है। दिल खोलकर जरूर बातें कीजिए, लेकिन याद रखें गॉसिप, अपशब्द या कलह के झोंके अंदर ना आने दे। क्या बात है मंदाकिनी जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ये विषय हमने चुना जरूर है, लेकिन हमारे वृहद रूप में डूब कर लिख रहे हैं। बहुत सही लिख रहे हैं ना। बिल्कुल। देखिए, एक लिखते हैं कि खुली रखें बातचीत की खिड़कियां। बातचीत करने से पहले हमारे संबंध मजबूत होते हैं, हमारे रिश्तों में एक मिठास आती है। जो रिश्तों में दूरियां भी आ गई तो नहीं, वह भी कभी कभार बातचीत करने से दूर हो जाती है। इसलिए बातचीत की खिड़की क्या हमेशा खुली रखें, लोगों से मिलते जुलते रहें। कभी कभार बातचीत करने में कोई बात आड़े नहीं आती है, जो हमारे भविष्य में भी काम आती है। इसलिए लोगों से मिलते जुलते रहें तो सबके साथ अपना भी काम निकल आता है। मतलब बातचीत से आपके काम भी निकलते हैं। और एक लिखते हैं कि बातचीत एक ऐसा जरिया है जिससे हर प्रॉब्लम का हल निकल सकता है, बस पहल करने की जरूरत है। कौन पहल करेगा ये मायने नहीं रखता है। हाँ, और साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि मजबूत रिश्ते बनाने के लिए बातचीत का प्रवाह बनाए रखना जरूरी है, खास तौर पर पेशेवर परिस्थितियों में। जब बातचीत सुचारू रूप से चलती है तो ये एक सकारात्मक और आकर्षक माहौल बनाता है, जहां विचारों, चिंताओं, अंतर्दृष्टि का स्वाभाविक रूप से आदान प्रदान किया जा सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि खुली रखें बातचीत की खिड़कियां। भाई, खिड़की तो खिड़की है, और यदि बातचीत के लिए दरवाजे भी खुले रखने पड़ते हैं तो खुले रखने चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही आपसी सहयोग, स्नेह और सौहार्द है। इस दृष्टिकोण से हमें एक दूसरे से हमेशा ही मुखातिब होते हुए अपने जीवन यापन में अग्रसर रहना चाहिए। तभी हमारे मानवीय मूल्यों की धार्मिक पुष्टि होगी, किंतु ये सौहार्द एक तरफा ही न रहे, इसका भी ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छे विचार। हाँ, चलिए तो अब संगीत का भी ध्यान रखते हैं थोड़ा। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है। ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है। ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवां। आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है।
दीवार फट जाएगी, जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी। एक रोज खुल जाएगी टूट के ये कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। बारे में वो कुछ सोचे मेरे बारे में, वो हर बातें करे दो इशारे में, वो चुप से खड़ी है उस किनारे में, वो उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। तो बंद खिड़की कितनी तकलीफ देती है ना, मतलब बातचीत की परेशानियों से संबंधित। बिल्कुल हमारी बातचीत की खिड़की एक बार फिर से खुलेगी एक अंतराल के बाद। तो इस अंतराल के बाद फिर से स्वागत करते हैं और हमने खिड़की बातों की फिर से खोल दी है। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे भारतीय विरासत स्थल हम्पी की। अरे वाह, हम्पी आप गई हैं यानी कि ना? हाँ बिल्कुल गई हूँ मैं। आज आप मुझे कुछ फोटोज बता रही थी वहाँ की। कितने सुंदर कलात्मक जो है चित्र बता रही थी। तो देखते ही बनता है वहाँ। बिल्कुल, वहाँ के जो चित्र हैं वो तो अच्छे थे ही, देखे ही हमने। और वहाँ की कलाकृतियां वो तो हैं ही अच्छी, लेकिन इससे भी एक और बड़ी बात जो महसूस करने वाली है और जो मैंने वहाँ जाकर के महसूस की वो ये है कि वहाँ जाने के बाद में आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है, दिल को एक सुकून मिलता है, आपका मन जो है वो अध्यात्म की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है। और जो दिल को जो एक सुकून, वो जो शांति मिलती है ना, वो हम चाहे कुछ भी कर ले वो आसानी से हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन वहाँ जाकर के उस चीज को जब महसूस करते हैं ना, तो उसका जो आनंद है वो कुछ अलग ही होता है, दोगुना चौगुना हो जाता है। देखिए मंजू, जीवन में हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कहते हैं ना शांति नहीं मिलती, वो सुकून। हर आदमी अरबपति, करोड़पति, लखपति, हजारपति होंगे, लेकिन सुकून की तलाश में आज भी घूमते रहते हैं कि उन्हें कहीं से सुकून मिल जाए, है ना, चैन की नींद सो ले। और इसके लिए हम कई बार पर्यटन करने जाते हैं, हम पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं, स्थलों पर, ताकि कहीं ना कहीं हमें आम जिंदगी से कटकर हम शांति की
खोज कर सके। तो आपने हम्पी देखा है और आप ऐसा मानती हैं कि वहाँ पर आपको सुकून और शांति मिली, तो इससे अच्छा विरासत स्थल कौन सा हो सकता है? तो दुनिया भर में वैसे तो ऐसे कई सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतें हैं जो हमें हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताती है, और इन्हीं में से एक है हम्पी। हम्पी कर्नाटक राज्य का एक छोटा शहर है जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और तुंगभद्रा नदी के तट पर बना हुआ है ये शहर। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों का साक्षी भी है। और यहाँ का जो माहौल है वो हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम यहाँ का इतिहास जाने। यहाँ आकर जब हम विभिन्न मंदिरों को देखते हैं या इनके दर्शन करते हैं तो हमारा मन भी भक्ति में लीन हो जाता है। हाँ, और विजयनगर साम्राज्य के दौरान यहाँ अनेकों मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ के प्राचीन राजाओं ने कला और कृषि के बारे में भी उन्होंने बहुत उन्नति की, इमारतें आदि का निर्माण करवाया और इनमें विभिन्न वास्तु कलाओं का प्रयोग किया गया। और ये कलाएं वाकई में अद्भुत है और देखने योग्य है। तो यहाँ की जो इमारतें देखकर ही हम ये अनुभव कर लेते हैं कि यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती रही होगी, उसका साम्राज्य रहा होगा। और घाटियों की बात करें, टीलों के बीच की बात करें तो यहाँ 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल हैं, तहखाने हैं, पुराने बाजार हैं, शाही मंडप हैं, गढ़ हैं, चबूतरे हैं, राजकोष हैं और ऐसी असंख्य इमारतें फैली हुई। हाँ, और उस समय का जो बाजार रहा होगा ना, उसके अवशेष भी अभी वहां पर है, मौजूद तो है। हाँ, तो वो इतना बड़ा बाजार है ना, तो हमें लगता है कि उस समय जब वहां पर बहुत कीमती चीजें जब उस बाजार में मिलती होगी और वो उन चीजों से जब सजा होगा तो ये बाजार कितना समृद्ध दिखाई देता होगा। इस बात की अभी हम केवल कल्पना कर सकते हैं उन अवशेषों को देखकर। हाँ, बिल्कुल। हम्पी में विठ्ठला मंदिर परिसर सबसे शानदार स्मारकों में से एक है और इसके मुख्य हॉल में लगे 26 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। और हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिलारथ है जो पत्थर के पहियों से चलता था। बिल्कुल, आपने कहा कि 56 स्तंभों को थपथपाने पर ऐसी स्वर लहरियां निकलती हैं। और वो विभिन्न तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है ना बजाने के, उसकी है वो एक की नहीं, अलग अलग। किसी में से तबले की आएगी, किसी में से हारमोनियम की आएगी, किसी में और उस समय के जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहे थे उनकी, मतलब हाँ, अलग अलग तरह की आवाजें उसमें से आती है। तो ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और रानियों के लिए जो बना स्नानागार है ना मंजू, वहाँ मेहराबदार गलियारों, झरोखेदार छज्जे हैं, कमल के आकार के फव्वारों से वो सुसज्जित होते थे। मतलब खाली स्नानागार नहीं कि आप घुस गए और सफाई नहीं है, गंदा पड़ा है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना खूबसूरत होता था। और वहाँ है इसके अलावा कमल महल, और अगर जनान खाना की बात करें तो वो भी हमें ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा आश्चर्य देख रहे हैं। बिल्कुल। और एक सुंदर 2 मंजिला स्थान जिसके मार्ग ज्यामितीय ढंग से बने हुए हैं और धूप और हवा लेने के लिए किसी फूल और पत्तियों की तरह वो बने हुए, फूल के आकार में बने हुए, यानी कि यहाँ हाथी खाने के प्रवेश द्वार और गुम्बद जो है वो भी मेहराबदार बने हुए, यानी हाथियों के जो रहने की जगह वो भी ऐसी साधारण जगह नहीं है। हाँ। वहां भी आपको नक्काशी मिलेगी और एक अलग तरह की आकृति और वो सब, उन बातों का भी ख्याल रखा गया है। हाँ। तो कई खजानों का घर है हम्पी, जो शहर की हलचल से थोड़ा दूर है। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समय हम बिता सकते हैं। और विरूपाक्ष मंदिर भी यहाँ एक बहुत बड़ा स्थल है। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी मंदिर में पार्वती जी से विवाह किया था। और हम्पी नाम जो है वो तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से लिया गया है। अच्छा। जो भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी। इस शहर को स्थानीय रूप से पंपा शहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, विजया विठल मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, रॉयल एनक्लोजर है, क्वींस बाथ है, हम्पी बाजार है, भूमिगत शिव मंदिर है, गगन महल है, लोटस पैलेस है, हजारा राम मंदिर है और लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है। हाँ। और हम्पी जो है वो बेंगलोर से 376 किलोमीटर दूर है, हैदराबाद से 385 किलोमीटर और बेलगाम से 266 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो होस्पेट है, जो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। और सड़क मार्ग से ये सभी जो है बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वहाँ अगर आप हम्पी जाएंगे तो एक होस्पेट जो ये शहर है जो लगभग 13 किलोमीटर, उसकी बड़ी चर्चा
जब भी आप जाएंगे आपको कुछ भी लेना होगा, नहीं हॉस्पिटल चले जाइए, कुछ खाने पीने की विशेष चीज तो हॉस्पिटल चले जाइए। तो ये ऐसी जगह है कि मतलब वहां से जैसे अगर आप रहने की व्यवस्था अगर हॉस्पिटल में करते हैं तो आप निश्चित रूप से वहां से हम्पी रोज आ जा सकते हैं और अलग अलग जगह वहां से देख सकते हैं। बीच में एक वो स्थान है जहां से आप जा सकते हैं। और रेलवे स्टेशन होने की वजह से वहां से आपका आना जाना भी बहुत सहज रूप से हो जाता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और गत वर्ष दूसरी बार दक्षिण भारत की यात्रा पर गई थी। अच्छा, गया था। तो इस बार हम हम्पी भी गए और लगा कि हम्पी नहीं आए तो दक्षिण भारत की यात्रा अधूरी हो जाएगी। कर्नाटक के हम्पी को अपने प्राचीन खंडहरों, मंदिरों और स्मारकों के लिए जाना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी को सांस्कृतिक विरासत का खजाना भी माना जाता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दिखाने वाले विशाल खंडहर हैं। यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल जैसे उल्लेखनीय संरचनाएं भी हैं और हम्पी में पत्थर के रथ हैं। एक रथ का चित्र 50 रुपए के नोट पर भी चित्रित है। बिल्कुल 50 रुपए का नोट अगर आप देखेंगे तो जो रथ दिखाई देता है वो जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, जहाँ पर संगीत लहरें उसी वहीं पर ही वो रखा हुआ है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम्पी मध्यकाल के राज्य विजयपुर की राजधानी थी, जो अब हम्पी नगर से नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खंडहर ही अवशेष। ऐसा तो नहीं है, खंडहर के अलावा बहुत अच्छी अभी हालत में कई सारी मूर्तियां भी है वहां पर जो भी हम देख सकते हैं। और लिखा है कि यहाँ एक समृद्ध सभ्यता का निवास होता था और यूनेस्को ने इसे भारतीय धरोहर के रूप में घोषित भी किया गया है। बहुत सुंदर विचार और सच लगता है अब तो कि आपकी बात सुनकर कि हमें हम्पी की सैर पर निकल जाना चाहिए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आहों से आज ये
कह दो अब न होठों पे उम्र भर आए, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। हाँ तो मंजू, हम आज बात कर रहे हैं बहुत सारे विषयों पर। साइंस को लेकर हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान का आज दिवस है, और ऐसा ही एक खास दिवस और है आज, इंटरनेट दिवस, जो कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। बिल्कुल। ये दिवस क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। बिल्कुल। देखिए मंदा के नीचे, इंटरनेट के बिना हम आजकल सोच भी नहीं सकते कि उसके बिना हमारा काम चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब इंटरनेट हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल गया है कि हर क्षेत्र में हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब किसी भी चीज का हम उपयोग करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, या फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं जो खतरनाक हो सकती है। तो बस यही है कि हम उपयोग करें किसी भी चीज का, लेकिन थोड़ी सुरक्षा के साथ, हर चीज के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप सुरक्षित इंटरनेट चाहते हैं या असुरक्षित चाहते हैं, ये आपको सोचना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का जब हम उपयोग करते हैं तो असुरक्षा हमारे, या फिर बिना सोचे समझे तो असुरक्षा हमारे आसपास बढ़ावा आता है, उसको बढ़ावा मिलता है। इसलिए इंटरनेट पर काम करें, क्योंकि आजकल जॉब भी ऐसी है, नेचर ऑफ जॉब ऐसे ही हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें घर में इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सोच और संभल कर इसका कहते हैं ना, उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो सेफर इंटरनेट डे यानी कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस का महत्व काफी बढ़ जाता है। हाँ। इस दिवस पर लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने के साथ साथ साइबर हमलों का सामना करने के लिए शिक्षित भी किया जाता है। बिल्कुल। सेफर इंटरनेट दिवस पर कई संगठन ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर वेबिनार और पॉडकास्ट द्वारा जागरूकता फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये दिवस मनाने का उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन मुद्दों जैसे कि साइबर बुलिंग, सोशल नेटवर्किंग और डिजिटल पहचान तक वर्तमान चिंताओं के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं। और आजकल कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, या हैक हो गया, फोन हैक हो जाते हैं उनके, या उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। तो इन सब से हमें सावधान रहना है। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रोग्राम को साल 2004 में यूरोपीय संघ के बच्चों के लिए बेहतर इंटरनेट, ये एक विषय है, इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। और इसके बाद जब लगा कि दुनिया को भी इसकी जरूरत है तो दुनिया भर में भी इसे मनाया जाने लगा। और वर्तमान की बात अगर करें तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर करीब 200 देशों द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों और युवाओं की जो उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुंच में सुधार आए, जागरूकता आए और सशक्तिकरण भी होना चाहिए। क्योंकि खासतौर से बच्चे और युवा नेटवर्किंग का काम ज्यादा कर रहे हैं, इंटरनेट में जुड़े रहते हैं, तो उन्हें भी समझाना बहुत जरूरी है कि आप इसके जो भयावह पक्ष हैं उसके बारे में भी जानकारी रखें। बिल्कुल। और साथ ही बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन स्थान स्थापित करना भी जरूरी है। साइबर क्राइम सेल द्वारा इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों और युवा लोगों को इंटरनेट पर काम करने के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। और माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ इंटरनेट और उसके उपयोग के बारे में खुली नियमित बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट के उपयोग के लाभ क्या है, जोखिम क्या क्या है, इस बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये सीखने, बनाने और जुड़ने के अवसर हमें प्रदान करता है, ये तो सच बात है। लेकिन दूसरी ओर ऑनलाइन दुनिया चुनौतियां भी बहुत सारी पैदा कर रही हैं या कर सकती हैं। इससे सुरक्षित और सतर्क रहें और
ये सावधानियां रखते हुए ही इसका उपयोग करें। हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो हर साल फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदाराना उपयोग। जागरूकता को बढ़ाना है, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए। आजकल साइबर अपराध और धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो गई है और इसके लिए डिजिटल प्राइवेसी भी बनाए रखने में भलाई है। बिल्कुल। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं, जैसा कि इन साथी ने लिखा था कि फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है कि एक साथ इंटरनेट के प्रति जागरूक होना, सुरक्षित रहना। और ये दिवस हर साल जो है मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि हम इंटरनेट के प्रति सुरक्षित रहें और सुरक्षित होकर उसका उपयोग करें। और इंटरनेट के प्रति सुरक्षित रहने के लिए ये भी हमने बात सुनी है कि जैसे अनजान व्यक्ति हो तो उसका अपना OTP उसको ना बताएं, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो जल्दी से एक्सेप्ट ना करें, इस तरह की, या कोई भी लिंक को भी नहीं खोलें। बच्चे क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं और कोई लिंक आई और तुरंत खोल लेते हैं। तो इस तरह की लिंक को भी आपको नहीं खोलना है। तो ये सब सावधानियां हमें रखनी है और इस तरह से इंटरनेट का उपयोग हम ठीक तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज इंटरनेट हर हाथों में पहुंच गया है और इंटरनेट के माध्यम से हम देश विदेश से और जरूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर इतने फ्रॉड कॉल, फ्रॉड व्हाट्सएप और अन्य तरह के लिंक आते हैं कि उससे टच करते ही हम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं। तो हमें इंटरनेट को बहुत ही सावधानी से खोलना है। हम सुरक्षित रहें, इंटरनेट का उपयोग करें, मगर बहुत ही सेफ तरीके से, ताकि हमारे को कोई मुसीबतों का सामना न करना पड़े और हमारे पैसे को कोई ऑनलाइन ठगी ना कर सके। चलिए, एक सावधानी हमें भी बरतनी है कि बातों के बीच थोड़ा सा गीत भी सुन लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। तेरे दम से ही मेरे दिल रुबा, मेरी जिंदगी में बहार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुआ जब से दिल में तेरा गुजर, हुआ जब से दिल में तेरा गुजर। मुझे चैन है न करार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। तेरे हुस्न से जो संवर गई, वो फज़ाएं मुझको अजीज हैं। तेरे हुस्न से जो संवर गई, वो फज़ाएं मुझको अजीज हैं। तेरी जुल्फ से जो लिपट गई, मुझे उन हवाओं से प्यार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम। तेरे साथ फसले बहार है।
जरा सुन हसीना नाज़नी। मंदाकिनी जी, हमने अभी हम्पी की बात की ना, तो उसमें से एक दो जगहों के नाम हमने नहीं लिए, तो हमारे साथी ने हमको याद दिला दिया है। तो वो लिख रहे हैं कि आप, अंग्रेजी में लिखा है ना, तो मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको करके बता रही हूँ। लिख रहे हैं कि आप है ना भूल गए हैं कुछ। एक आंजनेय स्वामी टेम्पल है वहां पे, जो कि भगवान हनुमान जी का बर्थ प्लेस है ना। और किष्किंधा नगरी ऑफ वाली है ना, जो किष्किंधा नगरी थी उनके, और सुग्रीव, हाँ बाली और सुग्रीव, हाँ इनके बारे में भी आपने नहीं बताया है, तो इनका नाम भी बताइए। और सचमुच ये वहाँ है, मैंने दोनों जगह देखी है। जब आप ये जो आंजनेय पर्वत है वहां जाएंगे तो करीब करीब 500 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती है। अच्छा। और जहाँ पर बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था वो जगह भी वहां पर है अभी, और काफी सुंदर है वो जगह भी, देखने योग्य है। तो ये हमने देखी श्रोता ने हमें बताया। अदा करते हैं इनका कि इन्होंने उन स्थानों का भी जिक्र किया जो शायद हम अपनी बातचीत में नहीं शामिल कर पाए। बिल्कुल। अब अपनी ऑक्सीजन अपने साथ समय कम है, बात ज्यादा है। हमारे साथी लिखते हैं कि तुलसी हर घर में लगाया जाता है। पहले घर मोहल्ले में एक पीपल, बड़, नीम का पेड़ जरूर रहता था जो ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं, पर अब तो जगह की कमी से लगाना इनको संभव नहीं है। ज्यादा लोग अब फ्लैट में रहते हैं और गमले में तुलसी के पौधे, मनी प्लांट लगने लगे हैं, और यही हमारे ऑक्सीजन है, तो हमारे साथ रहते हैं। पुणे में अपने बेटे के फ्लैट के बालकनी में मैंने ढेर सारे गमले में श्यामा और रामा तुलसी लगा रखी है। सभी काफी घने और बड़े हो गए। इस बार सर्दियां भी कम पड़ी तो सभी वो अभी स्वस्थ हैं, क्योंकि सर्दी में जरा तुलसी मुरझा जाती है। लिखा है। बिल्कुल सही का। और एक श्रोता लिखते हैं कि ये ऑक्सीजन देने वाले पौधे हम किसी सामाजिक कार्यक्रम में और कोई भेंट देने के बजाय, मतलब और कोई भेंट न देकर हम ये पौधे भेंट कर सकते हैं। आजकल ये तरीका भी हो गया है कि हम कोई गमले में पौधा लेकर गिफ्ट देते हैं। इससे दो तरीके काम हो सकते हैं। एक तो पौधों की खपत होगी और मुफ्त में पौधा घर में लग जाएगा, यही हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन का काम करेगा। दूसरा, घर में ऑक्सीजन बढ़ाने का एक और तरीका ये भी है कि घर में भीमसेनी कपूर घर के कोने में किसी प्लेट में आप रख सकते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि अपनी ऑक्सीजन अपने साथ, घर के आंगन में या बालकनी में गमले में स्नेक प्लांट, पीस लिली जैसे ऑक्सीजन रिलीज करने वाले प्लांट जरूर लगाएं। ये जो इन पौधों के बारे में कहा जाता है कि एक तो इनका मेंटेनेंस ज्यादा नहीं करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं पड़ती इन्हें, और आप घर के अंदर भी इन्हें रख सकते हैं और ये काफी अच्छी ऑक्सीजन दे सकते हैं। और मंजू, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई से बाहर भी जो लोग रहते हैं इतने बड़े देश में, उनके पास जमीन होती है। घर से बाहर आपके पास बागवानी के लिए भी जमीन होती है। आप रसोई से भी किसी चीज को जोड़ सकते हैं, जहां से आप छोटी मोटी अपने घर में बागवानी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये तो बात चल रही थी कि भाई हमारे घरों में जगह नहीं है मुंबई में, खासतौर से, या जो फ्लैट संस्कृति है, लेकिन जो आम घर है वहां पर बात आपको बहुत जमीन मिलती है। वहां आप छोटे छोटे अपने पौधे रोपित कर सकते हैं, वो पेड़ बन सकते हैं, घास लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और देखिए, हमारी जो खिड़की की बात थी ना, एक श्रोता लिख रही है कि बाप रे, लिख रही है कि 10 दिन से मेरे पति से तो मेरी बातचीत बंद हो गई है, किसी बात पर मनमुटाव हो गया। हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बस बात करना बंद कर देती हूँ। अब सुलह कब होगी इसका कुछ पता नहीं। चलिए, बातचीत की खिड़कियों को खोल दीजिए और दिल खोल कर बात कीजिए। देखिए, जल्दी सुलह हो जाएगी। और अब हम एक गीत सुनवा देते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नैनों का गजरा
हाँ, तो मंजू तस्वीर तो हमारे भी दिल में हमारे सभी सखियों और सखाओं की है, हमने बसा रखी है, लेकिन समय अब इजाजत और नहीं दे रहा उसके है। पहले जो हमने कमेंट पढ़ा था ना कि पति से अनबन हो गई, तो अगर इस तरह की बातें करेंगे ना तस्वीर तेरी दिल में, तो ये सुलह आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। इस बात की हमारी इतनी खिड़की को भी बंद मत कीजिए। लेकिन मैं तो कहती हूँ इनसे कि थोड़ा सा वो खिड़की खोलकर देखें कि कहीं पति देव ने भी तो खिड़की खोलकर रखी तो नहीं है इस आस में कि नहीं तो वो ये गीत गाएंगे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वादे के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली